हेलो एवरीवन। इस सेशन में, इस क्लास में वी विल डिस्कस ये अबाउट क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल थियोरी के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या एजम्पशंस थे, किसने propound किया, ये चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। पहले ये क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसे हम थियोरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं। थियोरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, ठीक है। ये जो थियोरी है, दिस वाज propounded बाय डेविड रिकार्डो। ठीक है, इनिशियली यानी स्टार्ट इसका डेविड रिकार्डो ने किया था। इसे propound डेविड रिकार्डो ने किया था। उसके बाद में बहुत से और इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने इनकी थियोरी को और रिफाइन किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अभी सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल थियोरी पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ डेविड रिकार्डो की थियोरी को यहाँ पर हम जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, इस थियोरी को थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल थियोरी, क्या डिफरेंट एजम्पशंस थे जो यहाँ पर डेविड रिकार्डो ने लिए, जो एज्यूम किया, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लेबर वॉज एज्यूम टू बी द ओनली प्रोडक्टिव फैक्टर। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ लेबर को ही कंसीडर किया गया जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो कि प्रोडक्शन में यूज़ किया जा रहा है। कोई और फैक्टर को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जा रहा है, जैसे लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, इन चीज़ों को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ लेबर को ही कंसीडर किया गया एज प्रोडक्टिव फैक्टर। ओके, नेक्स्ट assumption, all laborers were assumed to be homogeneous। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी लेबर्स हैं वो होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो सेम है। यानी अगर एक लेबर एक घंटे में 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है तो सभी लेबर्स की यही प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट होमोजीनियस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं प्रोडक्शन वॉज एज्यूम्ड टू टेक प्लेस अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। कांस्टेंट कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि आउटपुट में चाहे जो भी चेंजेस हों, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन सेम। यानी आउटपुट में चेंजेस हो रहे हैं, उसका इफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर नहीं होगा, कांस्टेंट कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट कैसी है, वो कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट assumption है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री बट टोटली इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो विद इन द कंट्री, वैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तो एज्यूम सिर्फ और सिर्फ लेबर को ही किया गया है, यानी लेबर्स वो विद इन द कंट्री कहीं पर भी मूवेबल है। मूवेबल मतलब वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री इजीली शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सभी होमोजीनियस हैं। ठीक है, उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो सेम है। ओके, इसलिए यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है कि जितने भी लेबर्स हैं वो परफेक्टली मोबाइल हैं बट विद इन द कंट्री, नॉट आउटसाइड द कंट्री। यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो इमोबाइल है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट assumption है इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस इन गुड्स ओनली एंड नो कैपिटल मूवमेंट टेक्स प्लेस। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो भी ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का हो रहा है। कोई भी कैपिटल मूवमेंट नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की मशीनरी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट assumption है देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैरियर्स एंड रिस्ट्रेंट्स। यानी जो भी टेरिफ्स हैं, कोटाज हैं, ये सब इम्पोज किए जाते हैं, ये इस तरह का कोई भी बैरियर नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में। ओके, ओनली 2 कंट्रीज एंड 2 कमोडिटीज आर टू बी कंसिडर्ड एट अ टाइम। यानी एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पर बात होगी और
दो कमोडिटीज़ के बारे में बात होगी, यानी एक कंट्री क्या है दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रही है, उसमें थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज एट अ टाइम एंड टू कमोडिटीज एट अ टाइम। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं अब कॉस्ट डिफरेंस की। ठीक है, तो यहाँ पर तीन तरह के कॉस्ट डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला है एब्सोल्यूट डिफरेंस, नेक्स्ट इज इक्वल डिफरेंस एंड लास्ट वन इज कंपैरेटिव डिफरेंस। वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम आते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कैसा डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी कंट्री ट्रेड करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, यानी एक्सचेंज रेशियो क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी कंट्री ट्रेड करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, तो वो कैसे होता है उस चीज़ को यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर एक टेबल गिवन है, इसमें आप देख सकते हैं कंट्री इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बाय यूजिंग 1 यूनिट ऑफ लेबर, यानी एक लेबर को यूज़ करके इंडिया या तो 2 यूनिट्स ऑफ जूट को प्रोड्यूस कर सकती है या फिर 1 यूनिट ऑफ कॉटन को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, यानी एक लेबर का यूज़ अगर सिर्फ और सिर्फ जूट के प्रोडक्शन में हो रहा है तो फिर उसकी 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और अगर उसी लेबर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कॉटन के लिए कॉटन के प्रोडक्शन में हो रहा है तो फिर यहाँ पर इसकी 1 यूनिट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लियर? लाइकवाइज इजिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाय यूजिंग 1 यूनिट ऑफ लेबर इजिप्ट इट कैन प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ जूट और 2 यूनिट्स ऑफ कॉटन। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर एक्सचेंज रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज रेशियो किसका, इंडिया में और इजिप्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में 1 यूनिट ऑफ कॉटन इट इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ जूट। इंडिया में यही तो है, 1 यूनिट ऑफ कॉटन इट इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ जूट। और अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, 1 यूनिट ऑफ कॉटन इट इज़ इक्वल टू हाफ यूनिट ऑफ जूट। क्लियर है? अब इसी एक्सचेंज रेशियो पर डिपेंड करेगा कि कोई कंट्री यहाँ पर ट्रेड करेगी या फिर नहीं करेगी। ओके, सी दिस इज द एक्सचेंज रेशियो, दैट इज 1 यूनिट ऑफ कॉटन in India it is equal to 2 units of jute and 1 unit of cotton in Egypt is equal to half units of jute। ठीक है, इसी की हमने बात की थी। ठीक, अब यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड ये कैसे होगा इस चीज़ को यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं वापस से इस टेबल पर। ठीक है, इस टेबल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सचेंज रेशियो है वो इंडिया का क्या है, 1 यूनिट ऑफ कॉटन, 1 यूनिट ऑफ कॉटन इट इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ जूट। और इजिप्ट का एक्सचेंज रेशियो क्या है, 1 यूनिट ऑफ कॉटन इट इज़ इक्वल टू हाफ यूनिट ऑफ जूट। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया और इजिप्ट में तभी होगा जब इजिप्ट, यहाँ पर इफ इजिप्ट इज एबल टू गिव मोर देन 1 यूनिट ऑफ कॉटन इन एक्सचेंज फॉर 2 यूनिट्स ऑफ जूट, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सचेंज रेशियो है ना, अगर 1 यूनिट से ज़्यादा, जो कॉटन का 1 यूनिट है इससे ज़्यादा अगर इसे इंडिया को इजिप्ट प्रोवाइड कर पा रहा है कॉटन, तभी इसके लिए ट्रेड पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर 2 यूनिट्स ऑफ जूट को प्रोड्यूस कर सकता है बाय यूजिंग 1 यूनिट ऑफ लेबर, तो इंडिया बाय यूजिंग 1 यूनिट ऑफ लेबर इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कॉटन। प्रॉफिट तो तभी होगा ना इंडिया के लिए जब इससे ज़्यादा कॉटन इसे मिले, इंडिया को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर तभी यहाँ पर पॉसिबल होगा एक्सचेंज, या हम कह सकते हैं ट्रेड, जब इंडिया 2 यूनिट्स के अगेंस्ट में, यानी 2 यूनिट्स अगर ये एक्सपोर्ट कर रही है इजिप्ट को, तो इजिप्ट इसे कॉटन एक्सपोर्ट करे मोर देन 1 यूनिट, तभी प्रॉफिटेबल होगा
ये ट्रेड इंडिया के लिए और तभी ये ट्रेड पॉसिबल होगा। लाइकवाइज अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो इजिप्ट के केस में यहाँ पर क्या होगा कि इंडिया और इजिप्ट के केस में ये प्रॉफिटेबल तभी होगा व्हेन इजिप्ट इज एबल टू गेट मोर देन हाफ यूनिट ऑफ जूट फ्रॉम इंडिया इन एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ कॉटन। ठीक है, अगर 1 यूनिट ऑफ कॉटन के अगेंस्ट में हाफ यूनिट ऑफ जूट इसे मिल रहा है तब तो पॉसिबल है ट्रेड, अदरवाइज प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये चीज? इक्वल डिफरेंसेस इन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट में इक्वल डिफरेंसेस होते हैं तब तो पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रेड हो। ठीक है, कैसे, उस चीज को यहाँ पर इस टेबल के थ्रू समझते हैं। बाय यूजिंग 1 यूनिट ऑफ लेबर India can produce 2 units of jute or it can produce 2 units of cotton. Likewise, Egypt की अगर हम बात करते हैं तो by using 1 unit of labor it can produce 1 unit of jute or 1 unit of cotton. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेशियो क्या हो जाएगा? 1 unit of cotton in India it is equal to 1 unit of jute. ठीक है, यानी 1:1 का रेशियो हुआ और 1:1 का ही रेशियो हुआ इजिप्ट के लिए। ठीक है, जब दोनों में कोई कॉस्ट डिफरेंस ही नहीं है तो फिर तो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिया अगर 1 यूनिट ऑफ जूट ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये आपका 1 यूनिट ऑफ जूट तो ये इजिप्ट भी प्रोड्यूस कर ले रहा है। ठीक है, जो जहाँ पर कॉस्ट डिफरेंस ना हो वहाँ पर ट्रेड मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट। कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे हम टेबल के थ्रू समझते हैं। सी 1 यूनिट ऑफ लेबर, इंडिया 1 यूनिट ऑफ लेबर का यूज करके इट कैन ईदर प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ जूट और 1 यूनिट ऑफ कॉटन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं तो 1 यूनिट ऑफ लेबर का यूज़ करके या तो ये 1 यूनिट जूट प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर 1 यूनिट कॉटन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज रेशियो क्या होगा इंडिया के लिए? 1 यूनिट ऑफ जूट इट इज इक्वल टू हाफ यूनिट ऑफ कॉटन। ठीक है, वैसे ही अगर हम इजिप्ट, ये इंडिया के केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इजिप्ट की तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ जूट इट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ कॉटन। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड तभी पॉसिबल है जब दोनों कंट्रीज को प्रॉफिट हो। अगर किसी एक कंट्री को प्रॉफिट हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पर ट्रेड नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों कंट्री को जब प्रॉफिट होगा तभी ट्रेड पॉसिबल है। ठीक है, now by exporting 1 unit of jute India can obtain from Egypt on the basis of this exchange ratio it can obtain 1 unit of cotton. ठीक है, ये 1 यूनिट ऑफ जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इजिप्ट में 1 यूनिट ऑफ जूट इट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ कॉटन। ठीक है, तो इंडिया को यहाँ से 1 यूनिट ऑफ कॉटन मिल रहा है जब ये 1 यूनिट ऑफ जूट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये इसके लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि इंडिया में 1 यूनिट ऑफ जूट इट इज इक्वल टू हाफ यूनिट ऑफ कॉटन। क्लियर है? तो इंडिया के लिए तो ये प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इजिप्ट की। ओके, मीन्स बाय एक्सपोर्टिंग 1 यूनिट ऑफ कॉटन, अगर 1 यूनिट ऑफ कॉटन अगर एक्सपोर्ट कर रहा है इजिप्ट, ठीक है, तो इजिप्ट को यहाँ पर क्या मिल रहा है? इट कैन ऑब्टेन 2 यूनिट्स ऑफ जूट। कैसे? बिकॉज इंडिया का अगर ये 1 यूनिट ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है किसी इंडिया को, ठीक है, तो इंडिया में एक्सचेंज रेशियो क्या है? हाफ यूनिट ऑफ कॉटन इट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ जूट, और वी कैन से 1 यूनिट ऑफ कॉटन इट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ जूट। तो इसके लिए भी प्रॉफिटेबल है क्योंकि इसे यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ कॉटन इट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ जूट, लेकिन इसको 1 यूनिट ऑफ कॉटन इसके अगेंस्ट में इसे क्या मिल रहा है?
2 यूनिट्स ऑफ जूट, ठीक है, विच इज़ अगेन प्रॉफिटेबल फॉर इजिप्ट। दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है, इसलिए यहाँ पर ट्रेड पॉसिबल होगा, ठीक है। ये जो हमने लास्ट में जो पढ़ा है, ये क्या है, थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। जब दोनों के एक्सचेंज रेशियो में डिफरेंस होगा और दोनों ही कंट्रीज़ को प्रॉफिट होगा, तभी ट्रेड पॉसिबल होगा एज पर डेविड रिकार्डो, ठीक है। जो क्लासिकल थियरी है वो यही कहती है, ठीक है।